सभी को सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज मैं अपना विषय वस्तु या प्रकरण को पढ़ाने से पहले मैं 74वें गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि ये 74वां गणतंत्र दिवस हमारे जीवन में खुशियाँ लाए और आपके सभी के जीवन में आनंद से भरे और इस वैश्विक बीमारी का जल्द ही निपटारा हो, यही आशा करती हूँ। और मैं अपना प्रकरण प्रारंभ करती हूँ। जैसे मैंने पिछली कक्षाओं में आकलन के उपकरण बताए थे कि आकलन के उपकरण दो प्रकार से बच्चों की गतिविधियों में कार्य लिए जाते हैं। जैसे बच्चों की क्रियात्मक गतिविधि होती है उसमें आकलन किया जाता है, और दूसरा होता है उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनका आकलन किया जाता है। तो मैं कार्य यानी कि क्रियात्मक गतिविधि में कौन सा उपकरण कार्य यूज़ में लेते हैं उसके बारे में बताऊँगी। तो क्रियात्मक जो गतिविधि होती है उसमें प्रोजेक्ट काम में लेते हैं, यानी क्रियात्मक गतिविधियों का जो आकलन किया जाता है वो प्रोजेक्ट के माध्यम से भी किया जाता है। क्रियात्मक गतिविधि क्या होती है, इसको काइंड ऑफ टास्क भी बोलते हैं, यानी कि कार्य के प्रकार। तो कार्य जो होता है क्रियात्मक गतिविधि माना जाता है, और ये बच्चों के यानी कि छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके माध्यम से जो बच्चे जो क्रियाएं करते हैं वो पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक योग के साथ कर सकते हैं और उसमें उसका आकलन किया जा सकता है। अतः यह आकलन की महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है, क्रियात्मक आकलन। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक पक्ष की जांच होती है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं ना, उनके अन्य पक्षों की भी जांच हो सकते हैं। अतः उनका आकलन करके हम ये सुझाव दे सकते हैं कि वह अपना प्रदर्शन क्रियात्मक गतिविधियों में अच्छी ढंग से करे। इसके अलावा दूसरे पक्ष की जाँच भी हो जाती है कि वह अपने समूह के साथ कैसा व्यवहार करता है, यानी कि संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक पक्ष का भी इसके आकलन हो जाता है तथा हम उसके बारे में निर्णय कर सकते हैं। तो यह हुआ कार्य के प्रकार। तो कार्य के प्रकार में सर्वप्रथम सहयोगी प्रक्रिया जो आती है वह होता है प्रोजेक्ट जिसका आज हम अध्ययन करेंगे कि प्रोजेक्ट क्या है। इसको परियोजना भी बोलते हैं। प्रोजेक्ट जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, प्रयोग प्लस परियोजना, यानी कि वह कार्य, वह परियोजना जो प्रयोग के द्वारा पूर्ण हुई हो, इसलिए उसको परियोजना या प्रोजेक्ट कहते हैं। इसके जो प्रणेता थे वो जॉन डीवी थे, और इस विधि के आविष्कारक किलपैट्रिक है जिन्होंने 1918 में इसका आविष्कार किया था, यानी कि इसके जन्मदाता किलपैट्रिक हुए। लेकिन इस प्रोजेक्ट जो शब्द है इसका सर्वप्रथम यूज़ 1900 ईस्वी में इंजीनियरिंग छात्र रिचर्ड्स के द्वारा किया गया था। तो उन्होंने इसका नाम प्रोजेक्ट रखा। तो आज हम शिक्षा के क्षेत्र में भी किसी वर्ग को हम प्रोजेक्ट की संज्ञा ही देते हैं। यानी कि प्रोजेक्ट क्या हुआ, इसमें बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है, समस्या पर सोचने विचारने की स्वतंत्रता दी जाती है। बच्चा स्वयं अनुभव करता है और ज्ञान का अर्जन करता है। उस पर शिक्षक की पाबंदी नहीं होती, शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक होता है। उसके कार्यों में उसके पथ प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है शिक्षक, और सोचने विचारने के लिए वह स्वतंत्र होता है, इसलिए उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। तो जो प्रोजेक्ट वर्क है, और इसको दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यह ऐसी प्रक्रिया है जो तथ्यों तथा सिद्धांतों के अनुसार विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण किया जाता है, यानी कि अपने आप में ही इसको पूर्ण किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के संबंध में अनेक साइंटिस्टों ने डिफाइनेशन दी है। जैसे सर्वप्रथम है किलपैट्रिक ने कहा है कि जो प्रोजेक्ट होता है वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो पूर्ण रूप से सामाजिक पर्यावरण में उसको पूर्ण की जाती है। यानी कि प्रोजेक्ट क्या हुआ है, मैं वापस आपको दोहराती हूँ कि किलपैट्रिक जो इसके जन्मदाता है उन्होंने कहा है कि यह सहृदय सोउद्देश्य प्रक्रिया है जो सामाजिक पर्यावरण में पूर्ण रूप से संपादित की जाती है। इसके अलावा बैलर्ड ने कहा है कि यह जीवन का, यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा स्टीवेंसन ने कहा है कि प्रोजेक्ट एक समस्या है, यानी कि एक समस्या है जो स्वाभाविक रूप से सामाजिक परिस्थिति में ही पूर्ण किया जाता है। यानी कि स्टीवेंसन ने किया वो मैं वापस क्या बोला है उसको वापस दोहराव करती हूँ कि यह एक समस्यापूर्ण कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में ही पूर्ण किया जाता है। यह तो हुई प्रोजेक्ट की डिफाइनेशन। तो प्रोजेक्ट जो है
मैंने पहले ही बताया था, इसके आविष्कारक जो है वो किलपैट्रिक है, जो जॉन डीवी के शिष्य रहे हैं। तो इन्होंने इस परियोजना को कुछ पद दिए हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रोजेक्ट होते कितने प्रकार के। मुख्य रूप से प्रोजेक्ट के 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत तथा सामूहिक। व्यक्तिगत प्रोजेक्ट वह होता है जिसमें व्यक्ति होता है, यानी कि सभी को, अलग अलग व्यक्तियों को एक एक प्रोजेक्ट प्रदान किया जाता है। प्रोजेक्ट के अंदर जो समस्या होती है वह एक एक सभी को दे दी जाती है। इसमें सभी अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं, यानी कि अपने ढंग से सोचते हैं, अपने ढंग से वह कार्यों का निर्धारण करते हैं और उद्देश्य तक पहुंचते हैं। और दूसरा आता है सामूहिक प्रोजेक्ट। सामूहिक प्रक्रिया क्या होती है कि इसमें ग्रुप बना के एक प्रोजेक्ट या एक समस्या दे दी जाती है और सभी मिलके उस पर कार्य करते हैं। यानी कि इससे क्या होता है, सामाजिक गुणों तथा नागरिक गुणों का विकास होता है। यानी कि सभी साथ में रहकर इसमें धैर्य का, अनुशासन की भावना, साझे प्रवृत्ति यानी कि साझेदारी और सहकारिता की भावना का विकास होता है और सब मिलके उस उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। यानी कि सभी के सहयोग के द्वारा जो प्रोजेक्ट दिया गया है, सामूहिक प्रोजेक्ट, उसको वह पूर्ण करते हैं और लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अब इन 2 आधारों के आधार पर हम इसके 4 प्रकार बता सकते हैं कि 2 की जो विशेषताएं आंकी गई है उसके आधार पर 4 प्रकार के प्रोजेक्ट का निर्माण हो सकता है। पहला है रचनात्मक प्रोजेक्ट, दूसरा है रसास्वादन प्रोजेक्ट, तीसरा है समस्यात्मक प्रोजेक्ट, चौथा है विशेष ज्ञान व कौशल पर आधारित प्रोजेक्ट। अब है रचनात्मक प्रोजेक्ट। रचनात्मक प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि इसमें जो विचार होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो बाह्य रूप में प्रशासित किए जाते हैं, यानी कि सबको दिखता है कि वह क्या कर रहा है। जैसे ड्रामा करना, जैसे नाव चलाना, है ना, तो सब उसके अनुभव और उसके विचार को सभी तक पहुंच रहे हैं, यानी बाह्य रूप में उसका प्रदर्शन, उस प्रोजेक्ट का प्रदर्शन बाह्य रूप में हो रहा है। आगे आता है रसास्वादन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य होता है वह होता है सौंदर्य अनुभूति करवाना, यानी कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा सभी के हृदय में सौंदर्य की अनुभूति जागृत होती है। जैसे गाने सुनना, जैसे कहानी सुनना, है ना, जैसे चित्र देखना, जिसके कारण सबके मन में सौंदर्य की अनुभूति विकसित होती है। आगे आता है समस्यात्मक प्रोजेक्ट। समस्यात्मक प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ समस्या दे दी जाती है, जिससे बौद्धिक विचार या तर्क वितर्क करने पर वह आतुर हो जाए, मस्तिष्क आतुर हो जाए, समस्या के निदान तक पहुँचे, समस्या के जड़ तक पहुँचे। यानी कि ताप पाकर पदार्थ क्यों फैलते हैं, है ना, द्रव्य क्यों फैलते हैं, इस तरह के। तो ये मतलब कि जड़ तक जाने का ये समस्या मूलक जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत होता है, यानी कि बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि पे प्रेशर पड़ता है और सोचने पे या समस्या के निदान तक पहुंचा जाता है। आगे आता है विशेष ज्ञान व कौशल पर आधारित प्रोजेक्ट, यानी कि विशेष ज्ञान, यानी कि हर क्षेत्र में कुछ दक्षता हासिल करनी, कुछ ज्ञान हासिल करना। जैसे हमारा बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, तो इसमें जो बच्चे प्रशिक्षित हो रहे, जो बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करें, उनका क्या उद्देश्य है कि वह योग्य शिक्षक बन सके, अपने व्यवहार को परिवर्तित कर सके। तो इसी क्षेत्र में अपना ज्ञान और दक्षता हासिल करते हैं। इसी प्रकार एमबीबीएस लाइन में है, यानी कि मेडिकल लाइन में है, इंजीनियरिंग लाइन में है, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, उस प्रोजेक्ट या उस समस्या से संबंध में ही वह अपना ज्ञान तथा कौशल अर्जित करें। तो ये विशेष ज्ञान और कौशल पर आधारित प्रोजेक्ट हम उसके अंतर्गत मान सकते हैं कि उस एक ही क्षेत्र का ज्ञान तथा कौशल या दक्षता को विकसित करना। ये तो हुआ हमारे प्रोजेक्ट के पद तथा प्रकार। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, यानी कि परियोजना या प्रयोग प्लस परियोजना, अर्थात परियोजना या प्रोजेक्ट, इसके कौन कौन से पद हैं। तो सर्वप्रथम जो पद है इसमें आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना के अंतर्गत इसमें जो प्रयोग करता है, यानी कि जो शोध कर रहा है, जो प्रोजेक्ट जिस समस्या पे जो हल कर रहा है, जो समस्या इसने चुनी है, तो ये जो समस्या आई है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो इसके संबंध में इस प्रस्तावना के अंतर्गत वह वर्णन करता है कि आखिर ये जो समस्या उसने ली है वह किन परिस्थितियों में ये समस्या उत्पन्न हुई है और वह इस प्रोजेक्ट पर कार्य करने वाला है। यानी कि इसमें जो
प्रोजेक्ट पे जो वर्क कर रहा है अनुसंधान करता, तो वह उसका नाम आएगा, उसके शैक्षणिक अनुभव आएंगे, उसकी योग्यताएं आएगी। इसके अलावा जिस विद्यालय में वह कर रहा है तो विद्यालय का नाम पता आएगा। इसके अलावा जिस कक्षा पे वह रिसर्च कर रहा है तो उस कक्षा का नाम, वह कितने छात्रों पे रिसर्च कर रहा है तो उसकी संख्या, सभी इस प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखे हुए होते हैं। यानी कि जो कार्य जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है तो उस परिस्थिति का जो निर्माण हुआ है उसके बारे में स्पष्ट वर्णन करेगा। इसके अलावा जो प्रयोग करता है उसका नाम, उसका शैक्षणिक अनुभव, उसकी योग्यताएं, उसका जिस पर रिसर्च कर रहा है वह कक्षा, वह विद्यालय, उसका पता और कितने बच्चों पे कर रहा है, ये सब उसको प्रस्तावना के अंतर्गत लिखनी होती है। आगे आता है शीर्षक। शीर्षक क्या होता है कि जो वह समस्या उसने प्रोजेक्ट में ली है कि मैं इस समस्या को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सोल्व करूँगा, तो जो वह समस्या स्पष्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में इस शीर्षक के अंदर लिखी हुई होती है। यानी कि इसको परिभाषिक शब्दावली में इसको स्पष्ट किया जाता है ताकि पढ़ने वाला तथा अनुसंधान करने वाले दोनों को ज्ञान हो सके कि आखिर ये समस्या क्या है जिस पर ये प्रयोगकर्ता या अनुसंधानकर्ता प्रयोग कर रहा है। तो इसमें सिर्फ समस्या का स्पष्टीकरण होता है और उसका संक्षिप्तीकरण होता है और परिभाषिक शब्दावली में वह शीर्षक लिखा जाता है। ठीक है। आगे आता है प्रयोजन की आवश्यकता। यानी कि जो अनुसंधान करता है तो प्रयोजन की आवश्यकता क्यों महसूस हो गई, आखिर ये समस्या को लेकर वो जो अनुसंधान कर रहा है इसकी आवश्यकता क्या है, समाज को आवश्यकता क्या है, विद्यालय को आवश्यकता क्या है। तो ये आवश्यकता है, इसके कारण इसका महत्व क्या है, तो यह हम प्रयोजन की आवश्यकता के अंतर्गत लिखते हैं। यानी कि इसमें जो शिक्षण तथा महाविद्यालय में जो समस्या उत्पन्न हुई है, जिस कारण से वह समस्या उत्पन्न हुई है, तो इस समस्या पे निपटारा करने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस प्रयोजन की आवश्यकता के अंतर्गत लिखते हैं कि इस समस्या को हल करने से या इस प्रोजेक्ट को सोल्व करने से ये हो सकता है, इसका महत्व ये है और इसकी आवश्यकता इस कारण है। तो यह हम स्पष्ट शब्दावली में प्रयोजन की आवश्यकता वाले पद के अंतर्गत लिखते हैं। आगे आता है प्रयोग, प्रयोजन, समस्या की व्याख्या करना। यानी कि समस्या, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रयोग प्रयोजन की समस्या की व्याख्या करना। यानी कि क्या हो गया कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जो समस्या है वह, इस समस्या का स्वरूप क्या है, इसमें क्या होता है कि जो समस्या जो खड़ी हुई है उसका स्वरूप क्या है और वह किस परिस्थिति में उत्पन्न हुई है, इसके बारे में स्पष्ट करना रहता है। फिर आता है परिकल्पना। परिकल्पना को हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ये बहुत सारी होती है, जैसे शोध परिकल्पना होती है, शून्य परिकल्पना होती है, जटिल परिकल्पना होती है ना, और सांख्यिकीय परिकल्पना होती है, बहुत सारी होती है। तो जो शोध करता है जिस परिकल्पना, तो परिकल्पना क्या है, ये वो आधार है या वो मार्ग है जिस पर चलकर वह अपने लक्ष्य तक या उद्देश्य तक पहुंचता है। यानी कि ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी होती है वो सीढ़ी यही है परिकल्पना, जिसको प्राकल्पना भी कहते हैं। यानी कि शोध के आधार, जिसको पूर्वानुमान भी कह सकते हैं कि इसके कारण ये हो सकता है। ये उत्तर नहीं होता, लेकिन इसकी जांच की जाती है कि मैंने जो आधार रखे हैं, क्या ये सही है या नहीं है। तो इसके माध्यम से हम जिस समस्या के जो उद्देश्य लेके चलते हैं वो उद्देश्य को पूरे करने का यह परिकल्पना आधार है। तो एक प्रोजेक्ट में 2 या 3 परिकल्पना हो सकती हैं। जैसे निम्न माध्यमिक छात्रों को हम मौखिक यानी गणित के मौखिक प्रश्न पूछेंगे तो उनमें प्रश्नों को हल करने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। इस तरह से हम परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं और इन परिकल्पनाओं की जांच की जाती है, तभी जाके हम उद्देश्य तक पहुंच
पाते हैं, यानी कि यह आधार है। और परिकल्पना के बहुत सारे प्रकार हैं। आगे आता है सीमांकन। सीमांकन का अर्थ होता है लिमिटेशन, यानी कि हमने कौन सा क्षेत्र लिया है, हमने कितने बच्चे लिए हैं, हमने कौन सा विद्यालय लिया है, हमने कौन सा चर लिया है, तो इनको एक सीमांकन किया जाता है। यानी कि जो शोध करता है उसका इधर उधर भटकाव नहीं हो, जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए इन चीज़ों के द्वारा, सीमांकन के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि मुझे ये क्षेत्र लेना है, मुझे इतने बच्चे लेने हैं, मुझको इतना ऐसा विद्यालय लेना है, यह विद्यालय लेना है। तो इसमें सीमांकन किया जाता है ताकि उसके समय की बचत हो और इधर उधर का भटकाव न हो। इसलिए प्रोजेक्ट में हर क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है ताकि अनावश्यक भटकाव से बचा जाए। आगे आता है रूपरेखा। रूपरेखा को हम डिज़ाइन भी कहते हैं। ये शोध का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है उसके बारे में प्रणाली लिखी जाती है कि समस्या क्या है, सर्वप्रथम प्राकल्पना क्या है, चर कौन से हैं, स्वतंत्र चर है या निर्भर चर है, इसके अलावा कौन सी प्रविधि आंकड़े एकत्रित करने के लिए वह यूज़ में ले रहा है, और आंकड़े एकत्रित करने के लिए वह यानी कि एक डिज़ाइन हो गई ताकि उसका फोकस इस चीज़ पर ही रहे। यह जो शोध का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ताकि अनावश्यक भटकाव से बचा जाए कि विश्लेषण के लिए कौन सी वह सांख्यिकी यूज़ में ले रहा है ना। तो रूपरेखा जो है वह रिसर्च का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि देखने वाला समझ लेता है कि इसने इतने समस्या यह है, समस्या के अलावा जो चर है वह यह है, प्राकल्पना है, डिज़ाइन है, और डिज़ाइन के अलावा जो विश्लेषण की जो प्रविधियां हैं वह उसको एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। निश्चित क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि ये डिज़ाइन क्या है, क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन की प्रक्रिया है। आगे आता है आंकड़ों का एकत्रितकरण, यानी कि आंकड़े हैं, जो आंकड़े हम ले रहे हैं शोध में, तो वह हम मात्रात्मक ले रहे हैं या गुणात्मक ले रहे हैं। तो इस आंकड़ों के एकत्रीकरण में हमें पता लग जाता है कि अगर हम मात्रात्मक आंकड़े ले रहे हैं तो हमें प्रतिशत, मध्यमान, मध्यांक, विचलन, सहसंबंध, इस तरह की वह सोच लेता है कि मुझे आंकड़ों में इस तरह आंकड़े एकत्रित करना है। तो यह आंकड़े के एकत्रीकरण पद में उसको व्यवस्थित लिखना पड़ता है। आगे आता है उपकरण सामग्री, यानी कि जो सामग्री जिसके कारण वह प्रशासित कर रहा है, तो एक स्पष्ट शब्दावली में वह पहले से नाम चिन्ह करके या नामावली करके निश्चित कर देता है कि जो उपकरण काम में ले रहा है, जो प्रशासित किए जाने वाले उपकरण कौन से हैं, अभिकल्प कौन सा है, विश्लेषण के लिए सांख्यिकी प्रविधियाँ कौन सी है। तो इसमें वह पहले ही एक योजना बना के रख लेता है। तो यह उपकरण सामग्री के अंतर्गत आता है, जैसे साक्षात्कार है, अनुसूची है, इसको यह व्यवस्थित करके रख लेता है। आगे आता है विश्लेषण तथा निष्कर्ष। विश्लेषण तथा निष्कर्ष, विश्लेषण क्या होता है कि जो आंकड़े प्राप्त हुए, जिस प्राकल्पना की जो पुष्टि हुई है और प्राकल्पना की परीक्षा करके हमने जिस उद्देश्य, जो हमारी समस्या के उद्देश्य थे पूर्व निर्धारित, तो ये जो आंकड़े हैं ये कहाँ तक खरे उतरे हैं। तो इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है सांख्यिकीय प्रविधियों के द्वारा, यानी कि उसमें अंतर किया जाता है, उसमें तुलना की जाती है। तुलना और अंतर करने के लिए हम क्या करते हैं, सांख्यिकीय प्रविधियों को उपयोग में लेते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं कि जो हमने प्राकल्पना ली है वह कहाँ तक खरी उतरी है या खरी नहीं उतरी है। यानी कि उद्देश्यों की जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों के द्वारा विश्लेषण से पता लग जाता है कि आंकड़े उस उद्देश्य को
पूर्ण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर आता है निष्कर्ष, यानी कि जो निष्कर्ष, जो आंकड़े मिले हैं, जिसका प्राकल्पना का परीक्षण भी हो गया और विश्लेषण के द्वारा जो आंकड़े प्राप्त हुए, तो उसको संक्षिप्त रूप में हम लिखते हैं निष्कर्ष, ताकि उस निष्कर्ष को पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि क्या क्या डिज़ाइन इस रिसर्च में या इस प्रोजेक्ट में काम आई है, कौन सी प्रविधि विश्लेषण के लिए कार्य में ली है, कौन सा अभिकल्प तैयार किया है, कौन से उपकरण हमने काम में लिए, कौन सी समस्या है, कौन सी प्राकल्पना है। तो इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है, यानी कि समरी लिखी जाती है कि इसमें से इस परिणामों के द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ऐसा होने से, यानी कि माध्यमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको मौखिक गणित के प्रश्न पूछने पे उनमें सवाल हल करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो यह परिकल्पना सही उतरती है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके कारण जो हमें परिणाम आए, निष्कर्ष के बाद जो परिणाम है, परिणाम क्या है, सकारात्मक है या नकारात्मक परिणाम है, तो उन परिणामों की हम आगे व्याख्या करते हैं। अब परिमाणों को, जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उनकी नवीन परिस्थितियों में उपयोग, जानो जो परिणाम, जो निष्कर्ष निकला है, जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, अगर वह सफल हो जाता है तो हम नई परिस्थितियों में उन परिणामों का यूज़ ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो हम लेते हैं कि इसके कारण यह हुआ है। तो हमें बच्चों को मौखिक प्रश्न पूछने चाहिए, गणित के अलावा दूसरे विषय के भी मौखिक प्रश्न पूछने चाहिए, जिसके कारण बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हो, प्रश्न पूछने चाहिए। तो इस तरह का जो परिणाम है, हमें नवीन परिस्थितियों में उन परिणामों का उपयोग करते हैं। आगे आता है संदर्भ ग्रंथ की सूची। संदर्भ ग्रंथ की सूची यानी कि जो समस्या थी, जो मेन समस्या थी जिस पे हमने प्रोजेक्ट वर्क किया था, तो उस समस्या के निदान करने के लिए हमने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, हमने कहाँ कहाँ से मैटर इकट्ठा किया है, नेट का सहारा लिया है, टीवी का सहारा लिया है, किसी समाचार पत्र का सहारा लिया है, संदर्भ विषयों मतलब कि पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य संदर्भ विषयों का काम में लिया है। तो इन सब का विवरण हमें संदर्भ ग्रंथ में लिखना होता है कि यह जो विषय है, तो इसको इस लेखक के द्वारा लिखा गया था, तो उस लेखक का नाम भी आता है, और उस लेखक ने यह पुस्तक लिखी है, तो उस पुस्तक का नाम भी इस संदर्भ ग्रंथ में लिखा जाता है। ईयर भी लिखा जाता है, यानी कौन से वर्ष में उसने ये पुस्तक लिखी है, तो ये सारे संदर्भ ग्रंथ सूची में आता है। तो मैं आपको पुनः दोहराना चाहूँगी कि आज हमने प्रोजेक्ट यानी कि प्रयोग प्लस परियोजना में हमने निम्न पदों का अध्ययन किया है। कौन कौन से पद है? प्रस्तावना, जिसमें जो समस्या उत्पन्न हुई है वह किस परिस्थिति में उत्पन्न हुई है, तथा जो शोध कर रहा है वह इस कार्य को करने के इच्छुक है, वह क्यों कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है, ये सारी सूचना हम प्रस्तावना के अंतर्गत लिखते हैं। इसके अलावा शीर्षक, जो समस्या होती है उसको संक्षिप्त रूप में स्पष्ट करके लिखते हैं, यानी कि परिभाषिक शब्दावली में व्यक्त करते हैं। इसके अलावा आता है प्रयोजन की आवश्यकता, कि इस समस्या को हल करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, यह समस्या क्या क्या दूसरी समस्याओं को उत्पन्न कर रही है, इस समस्या का निदान होने पर ये हो सकता है, ये लाभ हो सकता है, ये हमारे देश के लिए काम हो सकता है, ये चीज़ें, इन चीज़ों के कारण हमारे समाज की समस्या हल हो सकती है, इस चीज़ को हल करने से हमारे विद्यालय की समस्या हल हो सकती है। इस कारण इस समस्या को पर शोध करना आवश्यक है, इसलिए इसको प्रयोजन की आवश्यकता में हम लिखते हैं। आगे आता है प्रयोजन समस्या की व्याख्या, यानी कि उस समस्या का स्वरूप क्या है, वह किस परिस्थिति में किस प्रकार उत्पन्न हुई है, वह हम इस प्रयोजन समस्या की व्याख्या में लिखते हैं। फिर परिकल्पना, जो आधार लेके हम शोध करते हैं, जो आधार लेके या पूर्व प्राकल्पना यानी पूर्व उत्तर, उसकी जांच की जाती है। हम हमारे मन से जो उत्तर लिखते हैं उसकी जांच की जाती है, पूर्वानुमान की जांच की जाती है, इसलिए इसको प्राकल्पना कहते हैं।
प्लस कल्पना परि यानी चारों ओर, कल्पना यानी चिंतन, यानी कि चारों ओर चिंतन करके हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो यह आधार है परिकल्पना। आगे आता है सीमांकन। उस क्षेत्र का हम सीमांकन यानी कि उसकी एक रेखा खींच देते हैं कि हमें उस रेखा से आगे नहीं जाना है, उस रेखा के अंतर्गत ही कार्य करना है। यानी कि उस क्षेत्र में हम कार्य करेंगे, उस विद्यालय में हम कार्य करेंगे, उन बच्चों पे हम कार्य करेंगे, उस कक्षा के इतने बच्चे हमें ज़रूरत है। तो यह हम सीमांकन के अंतर्गत करते हैं। आगे आता है रूपरेखा, जिसको डिज़ाइन कहते हैं कि हम सांख्यिकी विश्लेषण में ये टेक्निक काम में ले रहे हैं, हमारी ये समस्या है, समस्या के हमारे चर इस प्रकार है, स्वतंत्र चर है या निर्भर चर है, हम कौन सी विधि काम में ले रहे हैं प्रशासित करने के लिए, ये सब रूपरेखा में आता है। आंकड़ों का एकत्रीकरण यानी आंकड़े हम कौन से ले रहे हैं, मात्रात्मक ले रहे हैं या गुणात्मक ले रहे हैं। आगे आता है उपकरण सामग्री, जो हम सामग्री काम में ले रहे हैं उसको एक स्पष्ट शब्दावली में हम या नामावली में हम अंकित कर देते हैं कि हम प्रशासित करने वाले उपकरण कौन से ले रहे हैं, हमारे विश्लेषण की हमारा अभिकल्प कैसा है, हम रिसर्च के उपकरण कैसे हैं, हम कौन सी विश्लेषण की प्रविधि काम में ले रहे हैं। तो ये सब उपकरण सामग्री में आ जाता है। विश्लेषण तथा निष्कर्ष यानी कि हमने जो परिकल्पना ली थी उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण के लिए हम सांख्यिकी प्रविधियां काम में लेते हैं और उसका संक्षिप्त परिणाम या निष्कर्ष निकालते हैं कि यह बात सत्य होती है नहीं। तो परिणाम जो प्राप्त होते हैं उसका नवीन परिस्थितियों में किस प्रकार उपयोग हो सकता है, तो हम उपयोग हो सकता है इसलिए हम आगे की परिस्थितियों में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे आता है संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची के अंतर्गत हम विभिन्न लेखकों ने जो पुस्तकें लिखी है, पुस्तक के सहित लेखक और उसके वर्ष काल को इंगित करते हैं और जो मेटा जहाँ से इकट्ठा किया है वह सारे संदर्भ ग्रंथ सूची के अंतर्गत रखते हैं। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगी। अगली वीडियो में या नेक्स्ट कक्षा में हम जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय माता दी।